घर में जो फ्रिज है, एसी है, घर में जो बिजली आती है पावर प्लांट से, ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड है। हम आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे और इंटरनल एनर्जी को देखेंगे क्या है, साथ ही साथ उसका एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन जो है वो निकल के आता है सामने। इसको हम इस तरह से देखने वाले हैं, जैसे सबसे बेहतर एग्जांपल क्या हो सकता है कि घर में एक प्रेशर कुकर है जिसमें हम खाना बनाते हैं, उसको ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। हम क्या करने वाले हैं, ये प्रेशर कुकर है और नीचे में स्टोव रखा हुआ है, चूल्हा, इसको हम गर्म करते हैं, हमारा खाना पकता है। हम अभी एक ख़ास तरह का सिस्टम लेने वाले हैं कि प्रेशर कुकर है, ये इंसुलेटेड है चारों तरफ से, मतलब कि हीट जो इसके अंदर यहाँ से ऐड हो सकता है, हीट इसके अंदर यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है, बाहर से नहीं निकल सकता है, ऐसा आइडियल सिचुएशन मानेंगे। और इसका जो सीटी ऊपर की तरफ लगता है, इनफ प्रेशर हो जाने के बाद, कुकर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाने के बाद, तो हम उस सिटी को ऐसा मानने वाले हैं कि वो आइडियली ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकता है और उसमें से वेपर, वाटर वेपर बाहर नहीं निकलता है। ऐसा अरेंजमेंट मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे। ये जो इसमें स्टीम बनेगा, वो स्टीम को हम बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, स्टीम को हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ से हीट देंगे तो स्टीम का कलेक्शन पॉसिबल हो और बाहर नहीं जाए। तो इस हिसाब से ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, इसमें से मटेरियल का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, मटेरियल का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मतलब डेल्टा एम मास ऑफ द सिस्टम जो है वो नहीं बदल रहा है, मतलब इसमें से मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल रहा है। तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, ये क्लोज्ड सिस्टम हो जाएगा। और अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको स्लोली गर्म करेंगे। ध्यान रखिए, जो भी प्रोसेस है उसको हम स्लोली करेंगे, उसको हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। बाद में हम उस पर आएंगे कि क्यों ऐसा करते हैं थर्मोडायनामिक्स के किसी दूसरे सेशन में। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इस सिस्टम में हीट को ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए Q अमाउंट ऑफ हीट आपने ऐड किया और सिस्टम क्या किया, सिस्टम अपने अंदर वेपर बना के, ये इसके अंदर जो कुछ भी मटेरियल है वो हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। हमने क्या किया, Q अमाउंट ऑफ हीट इधर से ऐड किया और सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम जो है वो ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन को धक्का मार के ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो पहले का सेशन में देखिए, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क। वॉल्यूम में चेंज आया, जो सिस्टम के अंदर जो कुछ भी मटेरियल था उसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये क्या किया है, ये कुछ दूरी तक सिस्टम को ट्रैवल करवा दिया, मतलब इस पिस्टन को ट्रैवल करवा दिया और उसके वॉल्यूम को बड़ा कर दिया। हो क्या रहा है, हीट यहाँ से Q अमाउंट ऐड कर रहे हैं और यहाँ से आपको वर्क बाहर निकल रहा है W। तब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि नेट अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ में आई बात? याद कीजिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने कहा था कि किसी एक प्रॉपर्टी के वजह से दो चीज़ें थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है या नहीं रहता है, किसी खास तरह के प्रॉपर्टी की वजह से, उसको हमने नाम दिया था टेम्परेचर। यहाँ पर भी वही बात है, हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपने
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कह रहा है कि अगर आपने Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया है W अमाउंट ऑफ वर्क किया है सराउंडिंग के ऊपर, तब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि ये जो डिफरेंस है, या तो हो सकता है पूरा का पूरा हीट यहाँ चला जाए और जितना भी हीट हमने ऐड किया है वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट होके बाहर नहीं निकलता है। तो जो चेंज आया, जो डिफरेंस है, उसको हम कोई ना कोई नाम देंगे, दैट नेम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट से ही इंटरनल एनर्जी का डेफिनीशन आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट से ही इंटरनल एनर्जी का डेफिनीशन आता है। इसको मैथमेटिकली लिख दिया जाए। मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि हाउ मच एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड Q, एंड हाउ मच हीट द सिस्टम, how much work the system has done to the surrounding through the boundary is W is equals to delta U। delta U क्या है यहाँ पर, ये है change in internal energy। किसका internal energy? change in internal energy किसका? change in internal energy of system। ये अब हम इसके स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं कि स्टेटमेंट क्या होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। सिंपल है, वट एवर हीट यू हैव सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वट एवर वर्क द सिस्टम हैज़ डन इज़ नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही तो स्टेटमेंट है। उसी को लैंग्वेज में, अंग्रेजी में लिख दीजिए, बात ख़त्म है। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है हम उस पर आएंगे 2 मिनट बाद। यहाँ पर एक बात, इस इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है कि छोटा छोटा अमाउंट धीरे धीरे इसको गर्म कीजिए और ये धीरे धीरे वर्क करेगा। समझ में आई बात? तो इसको लिखने का एक और तरीका जो है हमारे पास वो है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज़ बीइंग सप्लाइड टू द सिस्टम and small amount of work is being done by the system, and this is called delta U. Sorry, not delta U, this is du। इस फॉर्म में भी फर्स्ट लॉ को लिखा जाता है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अब होता क्या है कि केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होते हैं। ये फिजिक्स का चल रहा है, मान लीजिए केमिस्ट्री में हो जाते हैं ना, तो उनको बार बार यहाँ पर प्लस मिलता है। प्लस क्यों मिलता है वो देख लीजिए। केमिस्ट्री में होता क्या है ना, कोई रिएक्शन होता है और वहाँ पर कंसंट्रेशन की बात होती है, थर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम की बात होती है। तो वहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादा क्या यूज होता है, वहाँ ज़्यादा यूज होता है कि सिस्टम को आप इधर से हीट भी दे रहे हैं, इधर से आप Q अमाउंट ऑफ हीट भी दे रहे हैं और इधर से आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर भी बढ़ा के वर्क भी कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर। तो आप देखिए, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, वर्क गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, ये हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा, इस फॉर्म में। मतलब हीट सप्लाइड प्लस Q, वर्क गोइंग आउट माइनस W इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, जैसे यहाँ से हीट सप्लाइड तो है लेकिन वर्क आउट नहीं, वर्क इन हो रहा है, नॉर्मली केमिस्ट्री में यही होता है। तो हम ऐसे सिचुएशन में इस इक्वेशन को लिखने का हमारा तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तरीका क्या बदल जाता है, आप यहाँ पर लिख दीजिए डेल Q माइनस डेल, यहाँ पर वर्क अंदर आ रहा है, वर्क अंदर आ रहा है तो उल्टे डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने डिफाइन किया है उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, तो यहाँ माइनस डेल W इज इक्वल्स टू डेल्टा U।
तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये डी यू है हमारा, डी यू। ये थोड़ा सा बदल गया हमारा पैटर्न और कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इतना सा बात सिर्फ याद रखना है साइन कन्वेंशन के टर्म में। जैसे इस केस में साइन कन्वेंशन के टर्म में इतनी सी बात याद रखना है कि वो हीट एडेड टू द सिस्टम या हीट गोइंग इन टू द सिस्टम एंड वर्क गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिटन लाइक दिस। बट अगर वही सिचुएशन बदल दिया, जैसे यहाँ से हीट भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ से वर्क भी ऐड कर रहे हैं, मतलब वर्क भी कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, दिस इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क इज ऑल्सो बीइंग डन ऑन द सिस्टम एंड हीट इज ऑल्सो बीइंग एडेड टू द सिस्टम, देन वी राइट द इक्वेशन लाइक दिस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम इस तरह से लिखते हैं। फिर इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि ये यहाँ पर बताना बहुत ही आसान है। फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू ज़ीरो हो जाता है या डी यू ज़ीरो हो जाता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू या डी यू ज़ीरो हो जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसा हो जाएगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से आ जाएगा डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू। ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स साइक्लिक प्रोसेस के लिए। साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पर समझाना 1 मिनट का काम है, मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिया रूम टेम्परेचर पे 30 डिग्री पे और उसको आपने गर्म किया और वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सारा वाटर आपने वेपर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने क्या किया, उसको आपने उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ा दिया आपने, ठीक है। कुकर में रखा था इस तरह से, मान लीजिए ये P है ये V है, तो वो पानी को आपने गर्म किया और इसको आपने वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये यहाँ पर पहुँच गया, ओके। तो क्या हो गया, वाटर का स्टेट 1 वाटर से वाटर वेपर में स्टेट 2 में चला गया। अब आपने घर में उसको छोड़ दिया उसी 30 डिग्री टेम्परेचर पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा और ये वापस उसी जगह पे आ जाएगा। तो यहीं पर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी बोलते हैं, जैसे इस साइक्लिक प्रोसेस में 1 से स्टार्ट होके और वापस 1 पे आ गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0। चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, फिर से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गया तो 0। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फिर से वहीं आ गया तो 0। उसी तरह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। चेंज इन इंटरनल, कोई भी प्रॉपर्टी आप ले लीजिए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, उसका चेंज साइक्लिक प्रोसेस में 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जहाँ से चला वहीं वापस आ गया। प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं, बताया गया है पिछले सेशन में, जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, वो किस रास्ते से जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड करता है। सेम पॉइंट से चला और वापस सेम पॉइंट पे आ गया तो उस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम का एक प्रॉपर्टी है जिसका चेंज 0 हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में। इसीलिए ये इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस तरह से लिखा जा सकता है। इसी तरह से वेरियस मेथड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिखने का, लेकिन वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। बड़ा ही वास्ट एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक है, इमेजिन कीजिए कि फिर से हमारे पास में एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में आपने कोई गैस मॉलिक्यूल रख दिया है और ये उसमें फ्रिक्शनलेस कांटेक्ट के साथ पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ एक स्प्रिंग लगा के रखा है हमने, और इसमें है हमारा गैस मॉलिक्यूल और ये है हमारा स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 200
न्यूटन पर मीटर डाल दिया गया है। अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आपको कहा गया है कि यहाँ से जो आपने हीट ऐड किया है, वो हीट ऐड जो किया है वो सपोज़ 20 जूल का ऐड किया है। कितना ऐड किया है? 20 जूल। और ये स्प्रिंग जो है इसमें कंप्रेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर का आया है। तो बताइए गैस मॉलिक्यूल जो है, जो गैस है, ठीक है, उसके पूरे गैस के इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया? तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप यूज करेंगे और आप लिखेंगे कि Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अब यहाँ से Q कितना है? Q है 20 जूल माइनस W इज इक्वल्स टू डेल्टा U। W निकालना पड़ेगा आपको। W कैसे निकालेंगे हम? ये जो स्प्रिंग है शुरू में मान लीजिए रिलैक्स्ड पोजीशन में है और उसके बाद जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ा है तो ये इसको कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर दिया ऊपर की तरफ। और कितना अमाउंट से कंप्रेस किया? 10 सेंटीमीटर से। तो इसमें जो भी यहाँ से हम इसके द्वारा वर्क किया जा रहा है वो वर्क इसके स्प्रिंग के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जाके कन्वर्ट हो जा रहा है। और इसका जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है स्प्रिंग का जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है ई पी ई, वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ के एक्स स्क्वायर आप निकाल लीजिए और इसको अगर आप निकालेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर को, तो हाफ इंटू 200 इंटू एक्स हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको आप निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 2 से ये 100 हो जाएगा और 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो देखिए -4 मतलब 4 जीरो कम है यहाँ और यहाँ 4 जीरो अवेलेबल है। ये हो जाएगा 1 जूल। 10 टू द पावर माइनस 4 और ये 10,000 है, दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 बच जाएगा, 1 जूल। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमने लिखा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, वो हमारा हो जाएगा कितना? 20 माइनस 1 जूल इज इक्वल्स टू डेल्टा U। तो डेल्टा U हमारा आ गया 19 जूल का। तो ये चीज़ें हमारा निकल के आ गया। इसके अंदर जो गैस है, जो हमारा सिस्टम है, उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया? 19 जूल का। अब इसी 19 जूल का बात समझिए। ये था हमारा सिस्टम, ठीक है, ये था हमारा सिस्टम। इसमें एनर्जी कितना आया? 20 जूल का। और इन्होंने वर्क कितना किया? 1 जूल का। तो डेल्टा U कितना आया? 19 जूल। मीनिंग ये कि ये जो सिस्टम था हमारा, ये जो हमारा सिस्टम था, ये सिस्टम का एनर्जी प्लस 19 जूल होने का मतलब है सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज किया है। -19 आता तो हम समझते सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज किया है। तो सिस्टम का एनर्जी जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एनर्जी आया कहाँ से? तो हम कहेंगे सराउंडिंग से लिया। 20 लिया, सराउंडिंग को 1 दिया, बचा 19, मतलब 19 खुद खा गया, अपने अंदर रख लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा U सिस्टम जो है वो हमेशा सराउंडिंग का उल्टा होगा। माइनस साइन लगाया इसीलिए मैंने, सराउंडिंग का हमेशा उल्टा होगा। ठीक है, और इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा और आगे हम क्या बढ़ाने वाले हैं? मुझे एक बात बताइए, कौन से डायरेक्शन में होगा इसमें? हमने तो क्या दिया? ऐसा किया, इस तरह से हो गया। हमने क्या दिया? Q हीट दिया, W वर्क किया। मेरा कहना ये है कि कौन सी डायरेक्शन में ये हीट जो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, ये कौन से डायरेक्शन में ऐड होगा? ये इधर होगा। ये वापस इधर क्यों नहीं हो सकता? कहने का मतलब ये चीज़ फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता है।
फर्स्ट लॉ जो है वो डायरेक्शन नहीं बता पाता है हीट के फ्लो का, यही उसका लिमिटेशन है। फर्स्ट लॉ हीट के फ्लो का डायरेक्शन नहीं बता पाता है, इसलिए यही उसका लिमिटेशंस है। तो फर्स्ट लॉ का लिमिटेशंस जो हो जाएगा वो पहला लिमिटेशन हो जाएगा कि ये हीट के फ्लो के डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, नहीं बता पाता है। दूसरा इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाता है कि हीट जो है वो स्पॉन्टेनियसली वर्क में कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकता है। अभी मैं उस डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा ब्रीफ एग्जांपल समझाता हूँ कि आप एक व्हीकल चला रहे हैं, उस व्हीकल के पास में मान लीजिए एक्सीलरेट करना छोड़ दिया और आपने क्लच दबा के रखा है, कार का क्लच दबा के रखा है और आपको रोकना है तो आपने ब्रेक लगा के रोक दिया। अब मुझे बताइए उस कार का काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया? तो उस कार का सारा काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गया, चाहे वो ब्रेक पैड और ब्रेक के बीच में जो हीट जनरेट हुआ उसमें कन्वर्ट हुआ, या फिर टायर और रोड के बीच में हीट जो जनरेट हुआ उसमें कन्वर्ट हुआ, या कहीं भी कन्वर्ट हुआ। समझिए बात को। तो वर्क को आप बड़ी ही आसानी से हीट में कन्वर्ट कर दिया आपने। अब मैं आपसे एक छोटा सा दूसरा सवाल पूछता हूँ, मैंने क्या किया, वो कार को जो आपने ब्रेक लगाया उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो सारा का सारा थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र होकर के थर्मल एनर्जी में, हीट एनर्जी के थ्रू थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, वो सारा का सारा थर्मल एनर्जी स्टोर करके आपको दे दिया और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कार को चलाइए। आप उस हीट से कार को चलाइए, आप नहीं चला पाएंगे। समझ रहे हैं बात? स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट नहीं होने का मतलब है कि अपनी मर्जी से कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे वर्क को हम पूछते नहीं हैं, अपनी मर्जी से वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है। आप हाथ को रब कीजिए, आप वर्क कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठंड में ये महसूस करते हैं हम। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एक लिमिटेशन फर्स्ट लॉ का ये है कि वो हीट के फ्लो के डायरेक्शन को नहीं बता पाता है, और दूसरा लिमिटेशन जो है वो ये है कि हीट वर्क में कन्वर्ट अपनी मर्जी से क्यों नहीं हो सकता है, ये भी नहीं बता पाता है। ये दो बातें नहीं बता पाता है, उसी को मैं लिख रहा हूँ अंग्रेजी में। मैंने लिखा है अनेबल टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये हीट के फ्लो के डायरेक्शन को बता नहीं सकता। ये दो लिमिटेशंस है जो हमें कभी कभी समझने के लिए ध्यान में रखना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं, मैंने कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन देता है। किसका डेफिनेशन देता है? इंटरनल एनर्जी का। जैसे जीरोथ लॉ देता है टेम्परेचर का डेफिनेशन, उसी तरह से फर्स्ट लॉ जो है वो इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन देता है। चलिए हम आ जाते हैं कि इंटरनल एनर्जी है क्या, उस पर एक बार आ जाते हैं। जैसे हमारे पास में कोई गैस मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कोई सिलेंडर में हमारे पास में गैस है, और हमने क्या किया, अभी अभी हमने देखा कि उसको जब हम इधर से गर्म करते हैं, इसको हम जब गर्म करते हैं तो इसका मतलब हम जो है क्या कर रहे हैं, इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए गर्म करते हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कुकर जब बंद रहता है, सीटी नहीं मारता है, उस समय आप गर्म कर रहे हैं, हीट तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन वर्क नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, और सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता करना है कि इंटरनल एनर्जी है क्या। तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ लॉजिक समझने के लिए कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिस्टम के अंदर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उस मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है वो सभी मॉलिक्यूल के एनर्जी को ले लीजिए और उसको जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा पूरा सिस्टम का इंटरनल एनर्जी। अब आप इसको जैसे समझिए, अब आप समझिए तो थर्मल एनर्जी है, वो समझिए तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है, वो समझिए तो मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी है, वो सारा का सारा एनर्जी है। मॉलिक्यूल का थर्मल एनर्जी नहीं हो सकता, सिस्टम का थर्मल एनर्जी हो सकता है। मॉलिक्यूल के पास में सिर्फ दो एनर्जी हो सकते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी हो सकता है उसके पास, और एक पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्योंकि वो रैंडम मोशन में है हमेशा, और पोटेंशियल एनर्जी
हम तब बात करते हैं जब मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल डायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक होता है। तो मॉलिक्यूल के पास में 2 एनर्जी होते हैं, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो हम कहेंगे सम ऑफ सभी मॉलिक्यूल का एनर्जी। जैसे n मॉलिक्यूल है तो I इक्वल्स टू 1 to n एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स, किसका, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। बस इतना ही आपको याद रखना है। अभी तक हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे ना, अब हमने इंटरनल एनर्जी भी डिफाइन कर दिया। समझ लीजिए इस बात को कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है उसका काइनेटिक एनर्जी क्यों होगा, क्योंकि वो रैंडम मोशन में होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा वो बात भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास में मोनो एटॉमिक गैस है, जैसे हीलियम है, हीलियम, तो इसके मॉलिक्यूल एक एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसके पास में क्या क्या होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डायएटॉमिक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक डायएटॉमिक गैस है और हाईली अनस्टेबल है। इसको आप क्या कीजिए, इसको गर्म करना शुरू कीजिए। इसको जैसे ही गर्म करना शुरू करेंगे ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा इन दोनों एटम के बीच में, C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। इस तरह से ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी वहाँ पर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की तरह, जब वो कंप्रेस होगा तो उसके अंदर हाफ kx² पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। जब एक्सपैंड होगा तो फिर से नॉर्मल पोजीशन से जितना एक्सपैंड हुआ उतना हाफ kx² आ जाएगा, तो वो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी आप कह सकते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी तो उस मॉलिक्यूल के पास है ही, क्योंकि वो रैंडम मोशन में रहता है अपने कंटेनर के अंदर। तो ये रहा डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। चलिए